हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम फोर्थ ग्रेड एग्जाम से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा दोस्तों माइनर टेस्ट 05 आयोजित करवाया गया है, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, लगभग 120 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और इन सभी सवालों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं राजस्थान जीके के, इंडियन पॉलिटी के। और जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के काफ़ी शानदार सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है आपका, संसद में किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार बर्खास्त हो जाती है? तो ऐसा कौन सा प्रस्ताव है अगर पारित हो जाए तो सरकार जो है वो गिर जाती है आपकी? तो ये कौन सा प्रस्ताव है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये कहाँ पर लाया जाता है? तो ये आपका लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और अगर ये पारित हो जाए तो आपकी सरकार गिर जाती है। और विश्वास प्रस्ताव जो है ये सत्ता पार्टी के द्वारा ही लाया जाता है, और विश्वास प्रस्ताव जो है इसका पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। कोई नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किस भाषा में आवेदन करेगा? तो वह हिंदी भाषा में भी आवेदन कर सकता है, स्थानीय भाषा में आवेदन कर सकता है, स्थानीय राजभाषा में, अंग्रेजी भाषा में भी आवेदन कर सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। आरटीआई एक्ट 2005 के संबंध में गलत कथन का आपको चुनाव करना है। तो आरटीआई एक्ट से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछा गया है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील हेतु 60 दिन का समय निर्धारित है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ये बात गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर 90 दिन का आपका समय निर्धारित है दोस्तों। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, और यहाँ पर आपका गलत कथन ही पूछा गया था, यानी पहला आपका सही हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क से छूट दी गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भी आपके बीपीएल परिवार में आते हैं या गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो इनको दोस्तों जो 10 रुपये का आपका शुल्क लगता है वो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी को 10 रुपये का शुल्क देके सूचना प्राप्त की जाती है, तो इनके ये 10 रुपये का शुल्क नहीं लगता है। सूचना किसी पर व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी से संबंधित होने पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु 40 दिन का समय निर्धारित है। तो ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि नॉर्मल समय जो होता है वो 30 दिन का होता है। लेकिन अगर उसी विभाग के किसी अन्य विभाग से मांगी जाए तो 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और लगता है, और अगर थर्ड पार्टी से मांगी जाए सूचना तो 5 दिन का समय और लगता है। यानी टोटल समय कितना हो गया आपका? 40 दिन हो गया, अगर थर्ड पार्टी से मांगी जाएगी तो ये थर्ड पार्टी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी का जब भी बोला जाएगा 40 दिन का समय निर्धारित है। और सूचना प्राप्ति हेतु आवेदक सहायक पीआईओ को दिया गया है, तो सूचना उपलब्ध कराने हेतु 35 दिन का समय निर्धारित है। तो यहाँ पर आपका 35 दिन का समय निर्धारित है, तो पहला यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए। राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल बनाकर आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के प्रावधानों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4(2), ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो सूचना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, वो सूचना के अधिकार अधिनियम जो है उसकी अध्याय 4 के धारा 15 के तहत किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, अध्याय 4 के धारा 15 के तहत किया गया था। इसको 415 से आप याद रख सकते हो। आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। पहला संविधान संशोधन एक सदनीय संसद द्वारा किया गया था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास ही निहित है, और पहला संविधान संशोधन एक सदनीय संसद द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही है। प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो प्रस्तावना में संशोधन आपका किस वर्ष किया गया? तो ये आपका 1976 में किया गया था दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इसके तहत जोड़े गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 6 वर्ष की कंडीशन नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु इनकी कंडीशन होती है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था? कॉलेजियम प्रणाली आपकी किस वाद में अपनाई गई थी? देखो, कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा उसके लिए आपकी कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपके कौन से वाद में निर्धारित की गई? तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993 में ये निर्धारित किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993। अगला सवाल देखिए।
निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीटें क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान हैं? तो लोकसभा में और राज्यसभा में राजस्थान के समान है। किसकी सीटें ये आपको बतानी है। लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी है? 25 है। राज्यसभा में कितनी है? 10 है। तो राज्यसभा में राजस्थान की सीटें 10 है और लोकसभा में 25 है। तो लोकसभा में 25 सीटें और किस राज्य की है? तो ये आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। और राज्यसभा में 10 सीटें और किस राज्य की है? उड़ीसा की हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो है वो भी 25 है और उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें 10 है। तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला सवाल ये आपके दोस्तों यूआरओ के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो याद रखना है आपको, ऐसा सवाल बन सकता है। आगे देखिए, राजस्थान में कुल कितने न्याय क्षेत्र कार्यरत है? तो राजस्थान में कितने न्याय क्षेत्र आपके कार्यरत है? तो 36 न्याय क्षेत्र यहाँ पर कार्यरत है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। तो एससी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एससी जो है इसके लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 84 हो जाएगी। लेकिन बात एसटी की जाए तो एसटी के लिए कितनी हो जाएगी आपकी? 47 हो जाएगी। तो ये आपको याद होना चाहिए, 84 और 47। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह प्रधानमंत्री जो लोकसभा में नेता रहे। तो लोकसभा में जो नेता रहे हैं वो कौन से प्रधानमंत्री आपके? तो ये इंदिरा गांधी आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है, मनोनीत करता है, नियुक्त करता है या नाम निर्देशित करता है? तो भैया अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री भी नियुक्त होता है और प्रधानमंत्री भी आपका नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है? तो प्रधानमंत्री को सरकार चलानी है अगर, तो किस सदन का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है? लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। अभी हमने देखा था अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ये उसी से संबंधित सवाल है। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है आपको। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बात आपकी गलत है। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत होता है, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन 1। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये बात सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ये बात भी आपकी सही है। और भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो ये बात भी आपकी सही है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 71 के तहत जो अंतिम निर्णय करता है वो कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगा दोस्तों वो आपका अंतिम निर्णय होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असत्य कथन है। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है इनके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू देश की व्यक्ति 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो ये बात तो सही है, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यह राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला है। तो ये बात भी आपकी सही है, ये आपकी देश की प्रथम आदिवासी महिला है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। तो असत्य यहाँ पर पूछा गया है, गलत कौन सा है? तो कोई सा भी यहाँ पर गलत नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है उसमें लघुकरण शामिल है, परिहार शामिल है, विराम शामिल है, लेकिन स्थानांतरण आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में किया गया है दोस्तों। तो कौन से मौलिक कर्तव्यों में किया गया है? तो ये आपके 51A(H) में किया गया है। इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। काफ़ी शानदार ट्रिक है, आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, JS वर्मा समिति का संबंध है। तो JS वर्मा समिति जो है दोस्तों इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? तो JS वर्मा समिति आपकी 1999 की हो जाएगी, 1999 की हो जाएगी। और इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा। और आपकी जो स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों उसका संबंध भी आपका किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। अगला सवाल देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, तो ये बात तो सही हो जाएगी आपकी। भाग 4 में जो है आपके नीति निर्देशक तत्व जो है ये वर्णित है। ये न्यायालय में वाद योग्य है। तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है दोस्तों, ये न्यायालय में आपके वाद योग्य नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो गया। ये राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक होते हैं। तो ये बात भी आपकी सही है। और नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत न होकर ये समुदाय केंद्रित होते हैं, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ये समुदाय केंद्रित होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि नीति निर्देशक तत्वों को निभाना, ठीक है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं होते हैं, तो ये समुदाय केंद्रित आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए,
अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 45 जो है दोस्तों, इसमें किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान है? तो अनुच्छेद 45 की बात यहाँ पर की जा रही है। देखो 6 से 14 वर्ष का जो वर्णन है ये तो आपको 21A में दिया गया है, जो कि कल के एग्जाम में भी पूछा गया था आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 6 वर्ष तक, तो 6 वर्ष तक या 6 वर्ष से कम, तो इसका उल्लेख किसमें आपका अनुच्छेद 45 में है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे बोला जाए 6 से 14 वर्ष का उल्लेख कहाँ पर है? 21A में दिया गया है। और 6 वर्ष से कम तक जो शिक्षा का उल्लेख है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 45 में दिया गया है। यह आपका नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, यह आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो समान नागरिक संहिता शामिल है, मद्यपान निषेध भी आपकी शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ये आपका मौलिक कर्तव्य में आता है दोस्तों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना भी आपका जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जो है यह आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 23 में निम्नलिखित में से किसका निषेध नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों, इसमें किसका निषेध नहीं किया गया है? मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम, बाल श्रम। तो बाल श्रम का निषेध जो है ये अनुच्छेद 24 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम, देखो थोड़ा सा अंतर है, याद रखना है। बलाश्रम पूछा जाए तो अनुच्छेद 23 होगा और बाल श्रम पूछा जाए तो अनुच्छेद 24 होगा, यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद के किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? तो विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद के किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है, ये आपको बताना है। तो ये किसके तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 35 के तहत आपका हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। और ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मूल अधिकारों में जिन्हें भी दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है, यह अनुच्छेद 35 में आपका दिया गया है। आगे देखिए, कृपाण धारण करने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में शामिल है? तो कृपाण धारण करना दोस्तों ये किस मूल अधिकार में आ जाएगा? आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आपकी वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर या वेस्टमिंस्टर इसको बोला जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या घोषित किया गया है दोस्तों? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित करना है दोस्तों। तीसरी अनुसूची आपकी दी गई है, चौथी अनुसूची दी गई है, 7वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में तो आपके शपथ का प्रारूप है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का संबंध हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में आपकी सूची आ जाएगी, जैसे कि संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सब की सब आपकी 7वीं अनुसूची में आ जाएगी। भाषाएं आपकी 8वीं में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2nd, 3rd, 4th, 1 होगा। 2nd, 3rd, 4th, 1 होगा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो एकीकृत न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, एकीकृत लेखा प्रणाली है, लेकिन एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली आपकी नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन ये भी आपका सही है, आपात उपबंध आपका रूस दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। आपात उपबंध आपके कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया और यहाँ पर गलत ही पूछा गया है। और नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत आपका 2006। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत, तीनों वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत इसे किया गया था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। आगे देखिए, निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण आपका कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या आंसर करेंगे? मंत्रिमंडलीय योजना। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति का सदस्य यहाँ पर कौन नहीं था, यह आपसे पूछा गया है। तो प्रारूप समिति जो थी दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 29 अगस्त आपकी कब हुई थी दोस्तों? 1947 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपके NG आयंगर हो जाएंगे, AK अय्यर हो जाएंगे, N माधव राव हो जाएंगे। यहाँ पर आपके HBR आयंगर नहीं थे। इसमें जो आपके टोटल सदस्य थे वो 7 थे, यानी कि 1 + 6। और यहाँ पर अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है।
और इसने अपनी रिपोर्ट लगभग 6 महीने बाद फरवरी 1948 में सौंपी थी। आगे देखिए, निम्न में से किसे प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है? तो अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है? तो ये आपका किसे कहा जाएगा दोस्तों? प्रशासन का। तो ये मुख्य सचिव को कहा जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। तो राज्य का मुख्य सचिव जो होता है ये कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रधान के रूप में ये कार्य नहीं करता है, क्योंकि प्रधान के रूप में कौन कार्य करेगा? राज्यपाल कार्य करेगा। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी ये कार्य करता है। तो यहाँ पर थर्ड गलत हो गया। तो थर्ड यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताने हैं। राजस्थान कैडर के प्रथम मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। कौन थे दोस्तों? भगत सिंह मेहता। तो राजस्थान कैडर के प्रथम कौन थे? तो भगत सिंह मेहता थे। ये बात बिल्कुल सही है। आर.डी. थापर सर्वाधिक कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्य सचिव रहे। ये बात गलत है दोस्तों। आर.डी. थापर जो थे दोस्तों ये न्यूनतम कार्यकाल के लिए थे। सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कौन हो जाएंगे? आपके भगत सिंह मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? भगत सिंह मेहता, जो हमने ऊपर देखे, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ठीक है। डी.बी. गुप्ता राज्य के ऐसे मुख्य सचिव थे जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। तो ये बात भी सही है। इनके अलावा एक श्रीनिवासन भी थे, वो भी थे यहाँ पर दोस्तों, जो कि मुख्य सचिव बने थे, और वो भी आपके मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं। राज्य के एकमात्र मुस्लिम मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद थे। तो ये बात भी सही है, सलाउद्दीन अहमद वाली बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, जो आपकी प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन रही है? प्रथम महिला मुख्य सचिव आपकी कौन रही है? ये सवाल काफ़ी बार RSM-SSB ने पूछ लिया है। तो प्रथम महिला मुख्य सचिव राजस्थान की कौन बनी थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक सवाल आप सब लोगों के लिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जो जिला न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के परामर्श से। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर उच्चतम लिखा हुआ है, यहाँ पर उच्च लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। आगे देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो ये आपके सब डिविजनल ऑफिसर का दायित्व है, उपखंड अधिकारी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, गिरदावरी से आशय है। तो गिरदावरी जो है, इससे क्या आशय है दोस्तों? इससे आशय हो जाएगा तैयार फसल का पटवारी द्वारा बनाया गया विवरण। देखो ये पटवारी का संबंधी होता है आपका गिरदावरी से, ये आपको ध्यान रखना है। तो तैयार फसल का पटवारी द्वारा बनाया गया विवरण। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। जिला कलेक्टर के संदर्भ में असत्य कथन है। यह जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ये बात तो सही लग रही है। यह जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष होता है। ये बात भी सही है। जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये बात भी सही है आपकी। यानी 1, 2, 3 तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो याद रखना है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन रहेगा? जिला कलेक्टर। महिला सहायता समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर, और जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य कौन करेगा? जिला कलेक्टर। लेकिन यहाँ पर देखिए, राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना वर्ष 2015 में की गई। तो ये बात गलत है। ये कब की गई थी? आपकी 2009 में की गई थी। ठीक है। और ये सवाल आपका RS के एग्जाम में आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्य संख्या पहली बार 200 हुई थी? तो ये आपकी 6ठी विधानसभा में हुई थी। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला उपाध्यक्ष रही है। तो प्रथम महिला उपाध्यक्ष यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों। जल्दीबाजी में सुमित्रा सिंह मत कर देना। सुमित्रा सिंह जो है ये विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। उपाध्यक्ष पूछी जाए तो तारा भंडारी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, और आपके जो प्रथम विधायक थी, महिला विधायक को कौन हो जाएगी? यशोदा देवी हो जाएगी दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष आपके कौन हैं? तो लोक उपक्रम समिति जो है इसके अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? कालीचरण सर्राफ हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा, इसके बाद आपकी दी गई है न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा। यहाँ पर ऑप्शन नीचे है दोस्तों, ऑप्शन आप देख लेना। ठीक है। तो सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा, न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा और सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा, इसके अलावा न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा यहाँ पर दी गई है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये रहे आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा अगर आपसे पूछी जाए तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी दोस्तों? 5वीं हो जाएगी। सर्वाधिक सत्र वाली 5वीं हो जाएगी। न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा अगर आपसे पूछी जाए तो न्यूनतम सत्र वाली आपकी 6वीं हो जाएगी। तो सर्वाधिक सत्र वाली 5वीं, न्यूनतम सत्र वाली 6वीं, और सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा अगर आपसे पूछी जाए तो ये दूसरी हो जाएगी।
सर्वाधिक बैठकों वाली दूसरी है और न्यूनतम बैठकों वाली आपकी 9वीं हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, तो ये कौन आपके हो जाएंगे, तो ये आपके पूनम चंद बिश्नोई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह मुख्यमंत्री कौन था जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर और राज्यसभा का सभापति रहा है। प्रतिपक्ष भी रहा है, नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर भी रहा है और राज्यसभा का सभापति भी रहा है। तो ये कौन थे आपके, भैरव सिंह शेखावत थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ग्रहण की है, तो मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार आपके रह चुके हैं, हरिदेव जोशी भी आपके 3 बार रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत भी आपके रह चुके हैं 3 बार, अशोक गहलोत भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। तो मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यह राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये राज्य विधानसभा जो होती है उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है वही आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये आपके अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है। किस में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 164(2) में ऐसा कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। अनुच्छेद 361(4)(i) के अनुसार राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्यवाही हेतु कितने समय पूर्व राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। तो ये सवाल मैंने आपको करवाया था दोस्तों। 361 के 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4। तो ये चौथे वाले की बात की जा रही है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी 2 माह की दी गई है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 2 माह में आपको लिखित सूचना देनी पड़ेगी, यानी लिखित सूचना जो है कितने समय पूर्व राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होती है, 2 माह पूर्व। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुरूप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो पहली बात तो सही है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो राज्यपाल जो है ये तीसरी अनुसूची में शपथ नहीं लेता है। राज्यपाल की शपथ अलग से उल्लेखित है आपकी 159 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं, ये आपके कौन हो जाएंगे, ओपी मेहरा हो जाएंगे। काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल के परामर्श से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है तो ये किसके परामर्श से करेगा, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों, इसके परामर्श से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य के अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 192 में किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन रहे हैं दोस्तों, तो दरबार निर्मल मर गया शैलेंद्र प्रभा के साथ। तो दरबार सिंह, प्रभा राव, शैलेंद्र, इसके अलावा निर्मल नाम से एक आपके राज्यपाल है। ठीक है, तो ये 4 राज्यपाल ऐसे थे दोस्तों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। दरबार निर्मल मर गया, शैलेंद्र और प्रभा। तो ये प्रभा राव जो है इनकी भी दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये 4 राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और दरबार सिंह का सबसे कम कार्यकाल रहा है और गुरुमुख निहाल सिंह जो है इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। आगे देखिए, निम्न में से पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। तो पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, अपराध नियंत्रण, कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन, सामाजिक सौहार्द, शांति और सद्भाव। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय जो है ये आपका एक अभिलेख न्यायालय होता है अनुच्छेद 215 के तहत। ठीक है, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 215 के तहत। और रिट की बात की जाए तो ये किसमें दी गई है, आपकी 226 में दी गई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ कब पुनः स्थापित की गई। तो दोस्तों जयपुर पीठ आपकी पुनः स्थापित कब की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कब की गई थी, 31 जनवरी आपकी 1977 में। ठीक है, खंडपीठ है आपकी जयपुर में, 31 जनवरी 1977 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित है। तो उच्चतम न्यायालय जो है दोस्तों, इसमें न्यायाधीशों की सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित करनी है, न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करनी है। तो इसकी शक्ति किसमें निहित है आपकी, ये आपको बताना है। तो बताइए, तो ये किसमें निहित है दोस्तों, राष्ट्रपति में आपकी निहित है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान 21 जुलाई 2025 के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपके दोस्तों अभी 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन हो जाएंगे 43वें मुख्य न्यायाधीश आपके, तो 43वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों,
KR श्रीराम आपके हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालमपुर गुजरात से किया गया। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 25 मई को हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, पालमपुर गुजरात से। यह अभियान ICR द्वारा राज्य व केंद्र सरकारों के सहयोग से संचालित किया गया है। तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये कृषि और कल्याण विभाग जो है उसके द्वारा ही क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पर केवल 1 आपका यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सत्य नहीं है ये आपको बताना है। रुकिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सवाल में। यहाँ पर याद रखना है आपको, 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालमपुर गुजरात से हुआ, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पालमपुर गुजरात से इसका शुरुआत नहीं हुआ है, ये बात गलत हो जाएगी। और यह अभियान ICR, तो ICR कृषि से संबंधित ही तो है आपका, तो राज्य व केंद्र सरकारों के सहयोग से संचालित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लेना। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है एग्जाम में। इन खेलों का ये आपका 7वां संस्करण था, तो ये बात बिल्कुल सही है, 7वां संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 राजस्थान ने 3रा स्थान प्राप्त किया, तो 3rd स्थान राजस्थान का रहा, ये बात भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य जीते। तो 24, 12, 24 इसको याद कर लेना दोस्तों, 24, 12, 24। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। और ये आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो बिहार में हुए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका जयपुर में हुआ है। हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के मेंटेनेंस हेतु राज्य का पहला मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस हेतु राज्य का पहला मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो जोधपुर में। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2025 हेतु राजस्थान के किन 2 सांसद जो है उनको संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। तो संसद रत्न अवार्ड जो है ये किसे प्रदान किया गया, मदन राठौड़ और PP चौधरी को। किसे दिया गया, मदन राठौड़ और PP चौधरी। आगे देखिए, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा। तो पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क आपका किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये आपके गंगानगर जिले में बनाया जाएगा, स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क। अगला सवाल देखिए, हाल ही में देशभक्ति की अमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने हेतु और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने हेतु एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है। तो एक देश और एक धड़कन पहल जो है ये आपकी संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ की है। किसने प्रारंभ की है, संस्कृति मंत्रालय ने। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 मई 2025 को मिजोरम आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। तो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये 3 राज्य आपको ध्यान रखने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु आपके 95% साक्षरता दर निर्धारित है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, 95 भी सही दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएगी। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा परीक्षण रेंज का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ स्थित है, तो नवदुर्गा परीक्षण रेंज आपकी कहाँ पर हो जाएगी, नागालैंड का आंध्र प्रदेश में आपकी हो जाएगी, नागालैंड का आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर आपको विचार करना है। यह विश्व की सबसे हाई रेजुलेशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें परम और अरुण सुपर कंप्यूटर प्रयोग में लिए गए, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल 1 आपका सही है।